डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2019 बैच कला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर से अब थर्ड सेमेस्टर में प्रोन्नत हो गए हैं, इसलिए अब यह वीडियो कला से संबंधित जो मैं बना रहा हूँ, यह अब मैं सिलेबस के अनुसार फिर से इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विषय है दृश्य कला या रूपप्रद कला। इसे हम विजुअल आर्ट के नाम से भी जानते हैं। रूपप्रद कला से तात्पर्य है वह कला जिसमें हम देखते हैं, जो हमें दिखलाई देता हो, या जो देखने योग्य कला है, उसे हम रूपप्रद कला की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात जो कुछ भी हमें इस प्रकृति में दिखता है, जैसे किसी चित्रकार का बनाया हुआ पेंटिंग है, स्कल्पचर है यानी मूर्ति कला, पॉटरी है, बर्तन संबंधित कला, स्थापत्य कला, और इसके साथ साथ जो प्रकृति के भावों का हम चित्रण करते हैं, यह सब दृश्य कला के अंतर्गत ही आता है। वैसे तो प्रकृति में हम सभी विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, परंतु कला के दृष्टिकोण से देखने पर उस वस्तु में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यह दृश्य कला के अंतर्गत आता है। इसका प्रमुख शिक्षण बिंदु है कला का संक्षिप्त परिचय, दृश्यात्मक कलाओं का महत्व, दृश्यात्मक कला के प्रकार, कला के अंग एवं तत्व। इतने इसके टॉपिक हैं। तो कला से संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी लोगों का करा देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। यह कल धातु से बना है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है और वास्तव में अगर देखा जाए तो भारतीय कला एक दर्शन है। इसका अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल, सुख देने वाला अथवा कौशल से भी है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला कहलाती है। कला शब्द का प्रयोग यथार्थवादी रूप से भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया था। न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सविधा न स कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसा कोई विधा नहीं है, ऐसा कोई हस्तशिल्प नहीं है, ऐसा कोई शिल्प कला नहीं है जिसमें कि कला न हो। सभी विषयों में कला का समावेश होता है। प्राचीन समय में कला को हस्तशिल्प या शिल्प कला के रूप में जानते थे और यह मनोरंजन के लिए इसका प्रयोग होता था। परंतु आज ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। आज कला का व्यापक स्तर पर बहुत विकास हो चुका है और अब समाज में कला को व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है और इस कला के माध्यम से अपना कलाकार या इससे जुड़े हुए व्यक्ति अपना आजीविका चलाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें कला को समझना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में यदि देखा जाए तो ब्रह्मांड के प्रत्येक संरचना में कला निहित है। प्रकृति के कण कण में कला सूक्ष्म और विराट रूप में विद्यमान है। जैसे प्राकृतिक सौंदर्य में बहुत कुछ हो सकता है। पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, पत्तियाँ, पक्षियाँ, तितलियाँ, जानवर, जो कुछ भी इस प्रकृति में मौजूद है उन सब में कला विद्यमान है और यह एक ईश्वरीय
देन है, ईश्वरीय सृजन शक्ति का इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए एक चित्रकार अपने चित्र में केवल प्रकृति का अनुकरण ही करता है, वह चित्र बना लेता है, परंतु वह चित्र सिर्फ आभासी होता है। हमें चित्र के अंदर वह आभास होता है। जैसे किसी व्यक्ति का फोटो बनाते हैं, पोर्ट्रेट, तो हमें पल भर के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उन चित्रों में एक कलाकार प्राण नहीं डाल सकता है। यह सिर्फ ईश्वरी देन है। इसलिए कला यहाँ पे थोड़ा स्थूल हो जाती है। जैसे कि पुष्प के चित्रण में रंगों का सौंदर्य चित्रकार कर सकता है, परंतु उसमें सुगंध नहीं भर सकता है। सिर्फ यह एक ईश्वरीय देन है। हाँ, तो उसमें एक बात हम यह भी देखते हैं कि वास्तव में कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य का इतिहास। जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, तब से वह कुछ न कुछ कला जैसे संबंधित सृजन जाने और अनजाने दोनों में ही वह करता चला आया है। जैसे प्राचीन गुफाओं में खंडहरों से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, वह मनुष्य की सहज अभिव्यक्ति है। सर्वप्रथम जैसे प्रकृति में वह जब थोड़े कीचड़ भरे जगहों पे चला होगा, तो उसके पैरों का छाप उस ज़मीन पे पड़ा होगा, तो वह भी एक कला का बहुत बड़ा उदाहरण है प्राकृतिक रूप से। और जब वह धूल भरे ज़मीन पे चला होगा, तब भी उसके पैरों के छाप उसमें कोई एक आकृति बनाए होंगे, जो कि कला का बहुत बड़ा यहाँ पे उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कला में मनुष्य अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का, अपने इच्छाओं को व्यक्त करता है। कला में मनुष्य के अंतःकरण से जुड़ा होता है, और कलाओं के द्वारा ही मनुष्य शांति व सुख का अनुभव करता है। और कला की सहायता से हम अपने जीवन को सजाते और संवारते हैं और कलामय बनाते हैं। किसी अच्छे चित्र या कलाकृति को देखकर मनुष्य स्वतः ही भाव विभोर हो उठता है और उस कलाकृति से रसास्वादन में लीन हो जाता है। भारतीय आचार्यों ने कला के जिस उच्च स्वरूप की परिकल्पना की है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। लीयते परमानंदे ययात्मा सा परा कला, अर्थात जो कला परम आनंद प्रदान करती है, वही सच्ची और श्रेष्ठ कला है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। इसीलिए किसी भी देश की संस्कृति ही उसकी आत्मा होती है और कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कला के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि उस देश की संस्कृति कितना प्राचीन या कितनी विशाल है, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। कला एक भावात्मक विषय है और इसका प्रयोग संस्कृत भाषा, कला शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है, परंतु आर्ट शब्द आर्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। हमारे भारतीय विद्वानों में जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। वही पाश्चात्य विद्वानों में प्लेटो ने कहा है कि कलाएं मानव को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती हैं और कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो ने कहा था। और अरस्तु ने कहा था कि अनुकरण ही कला का मूल है। हीगल ने कहा था कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। इसलिए यहाँ पे शुक्र नीति में भी कहा गया है कि मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है। यह
इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि कला दृश्यात्मक कला के जो प्रकार हैं उसमें जो है कि चित्रकला यहाँ पे दिखलाया गया है। तो चित्रकला के 6 अंग होते हैं: रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। इसका एक श्लोक है: रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। अर्थात इन्हीं 6 अंगों से, यह चित्रकला के अंग हैं, इन्हीं 6 अंगों से मिलकर के चित्रकला का निर्माण होता है, जो आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। पहला रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। रूप भेद का तात्पर्य है कि रूप में अंतर होना चाहिए, जैसे वह स्त्री है कि पुरुष है कि बालक है कि बालिका है, एज के अनुसार वह रूप का अंतर होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि लाक्षणिक लक्षणों के आधार पे कि वह सैनिक है, जैसे हम कोई चित्र बना रहे होते हैं तो उसमें वह सैनिक है कि राजा है कि मंत्री है कि उनके यहाँ ज्योतिषी हैं, तो उन लक्षणों के आधार पे हमें रूप को अंतर करना होता है। इसी को बोलते हैं रूप भेद। प्रमाण का तात्पर्य यहाँ से है कि उनके शरीर का प्रमाण क्या है। जैसे यदि कोई हम चित्र बनाते हैं तो हमें यह भी ध्यान देना होता है कि बालक का शरीर कितने गुना होगा, मतलब उसके सर के अनुसार में कितने गुना, एक वयस्क मनुष्य का शरीर कितने गुना बड़ा होगा, एक वयस्क स्त्री का शरीर कितने गुना बड़ा होगा, या एक कोई राजा है तो उसका शरीर कैसा बनाएंगे। यदि मान लीजिए हमें कोई दैवीय आभा से संबंधित चित्र बनाना है तो देवताओं का जो प्रमाण है उसके अनुसार हमें यह चित्र बनाना होगा। या अपने चित्र में हम कोई राक्षस वगैरह का कोई ऐसा चित्र बनाते हैं तो उसके शरीर के विशेषताओं के आधार पे, प्रमाण के आधार पे हमें वह प्रमाण के साथ चित्र बना। भाव, चित्र में भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाव का तात्पर्य यहाँ से है कि चित्र में वह कौन से, यहाँ पे रस से संबंधित है यह भाव, ये क्रोध में है कि प्रसन्न मुद्रा में है कि वह जिज्ञासा की मुद्रा में है, तो यह भाव उसमें दिखाना पड़ता है। लावण्य योजना, लावण्य योजना का अर्थ होता है चित्र में सुंदरता, जो मनुष्य के फिगर होते हैं उसमें भी सुंदरता होना चाहिए, और जो उसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं अर्थात उसके जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें रहेगा उसमें भी लावण्यता होना चाहिए। सादृश्य, सादृश्य का मतलब होता है कि चित्र में हूबहू, जैसे आप किसी पेड़ का या प्रकृति का कोई दृश्य बनाते हैं तो नदी पर्वत का दृश्य बनाते हैं तो वह उसमें सादृश्य झलकना चाहिए, देखने से लगना चाहिए कि हाँ वो उसी नदी का या पर्वत का ही चित्र है। वर्णिका भंग का मतलब होता है वर्णों का ज्ञान, रंगों का ज्ञान और तूलिका का ज्ञान, ब्रश चलाने का या ब्रश संचालन करने का तरीका। और यह तो चित्रकला के तत्व हैं, हमें सिर्फ इन्हीं से मतलब है। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, चित्रकला के 6 तत्व। ये अलग से जब हम रूप फॉर्म पढ़ाने लगेंगे चित्रकला के तत्व तब इनका वर्णन मैं करूँगा। रेखा, रूप, वर्ण, तान यानी टोन, पोत माने टेक्सचर, सतही गुण उसका, जैसे ये सतह है, जैसे ये चिकना है उसको टेक्सचर बोलते हैं, और अंतराल यानी स्पेस, स्पेस मतलब कौन सा एरिया में हमें काम करना है, मतलब पेंटिंग बनाना है, तो उसके आधार पे ये होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।